हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? मजा में? मैं डॉक्टर हार्दिक राय सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशंस पार्ट 3। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और एक 4th पार्ट में हम फाइनली चैप्टर कंक्लूड कर लेंगे। ये पार्ट कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम फोकस करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आता हूँ। बच्चे लोग, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का टग प्रेशर। उसके बाद आता है वॉल प्रेशर। टग प्रेशर ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है टीपी। ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म क्या बच्चे लोग? टीपी। टर्गर प्रेशर क्या होता है? अब कंसीडर करो, हाँ, एक क्लास भरा हुआ है, 11वीं या 12वीं के बच्चे बैठे हैं, 12वीं के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। धीरे धीरे एक एक करके 11वीं का स्टूडेंट आ रहा है। ये क्लास भरा हुआ है, इसमें ऑलरेडी लोग बैठे हुए, एक एक करके एक एक स्टूडेंट ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। ये आया हुआ स्टूडेंट किस पे प्रेशर अप्लाई करेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैठे हुए लोग हैं उन्हें बोलेगा एक खिसक बाजू में मुझे बैठने को जगह दे। एक एक करके आप पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इससे ही बाहर से आए हुए वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स है, उस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये जो पार्टिकल्स आएंगे, ये जो सेल के वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे, उसे हम कहते हैं टग प्रेशर। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल, उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। समझा? आप क्लास में बैठे हो, एक एक करके 11वीं का एक एक स्टूडेंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आपको बोल रहा है खिसक बाजू में मुझे बैठने दे, खिसक बाजू में मुझे बैठने दे। ये जो आप पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, इसे मैं कहूँगा टग प्रेशर। और आप तो दूध से धुले हुए नहीं हो, आप भी बदले में कुछ ना कुछ तो प्रेशर अप्लाई करोगे ही करोगे। आप बोलोगे जहाँ नहीं खिसकने का, नहीं जगह देने की, आप उन पे जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो रहेगा वॉल प्रेशर। मतलब क्या? हम जो ये पार्टिकल से ये वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगी, तो बदले में वॉल भी उस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, वॉल भी उस पे प्रेशर अप्लाई करेगी। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये कौन से डायरेक्शन में रहेगा? ऑपोजिट, उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या रहेगा? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा इंग्लिश का शब्द आगे पीछे हुआ है। Tug pressure, it is the pressure exerted by the diffusing particles on the wall of the cell. तो वही wall pressure, it is the pressure exerted by the wall on the diffusing particles, ये होता है wall pressure। ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है WP। अब यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है, काफी सारे बच्चे लोग कहाँ पे गलती करते हैं? WP। WP मतलब क्या होता है? वॉल प्रेशर। कुछ कुछ क्या समझते हैं? WP मतलब वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का सिंबल क्या है? अभी हमने लास्ट पार्ट में सीखा था, साय है। वाटर पोटेंशियल मतलब साय, और WP क्या होता है? वॉल प्रेशर। तो दोनों को एक साथ कंफ्यूज मत कर देना। अब मुझे बताओ, एक एक बच्चे लोग आ रहे, क्लास पूरा भर गया, 100% जगह ऑक्यूपाई हो गई। तो जितना वो बच्चा आप पे प्रेशर अप्लाई करेगा, उतना ही आप उस पे प्रेशर अप्लाई करोगे। तो दोनों के प्रेशर इक्वल रहेंगे, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। दोनों के प्रेशर क्या रहेंगे? इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा? 0। इस केस में डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा? 0 इन अ फुल्ली टर्जिड सेल। इन अ फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल मतलब क्या? जब सेल पूरी तरीके से भरा हुआ है, 100% वो ऑक्यूपाई हो चुका है, तब जितना डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगी, उतना ही प्रेशर वॉल उस पे अप्लाई करेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस में TP इज इक्वल टू WP। TP इज इक्वल टू WP, दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू 0। आपको ये याद रखना है, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल DPD इज इक्वल टू 0। अब हम अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये भी वही एग्जांपल से देते। एक एक बच्चा क्लास में एंट्री कर रहा है, आप उन्हें आने दोगे? चुपचाप बैठे रहोगे? वो आ रहे हैं तो नहीं, हम उनकी एंट्री रेजिस्ट करेंगे। तो वैसे ही अगर ये सेल है, सेल के अंदर अगर बाहर से पार्टिकल्स आ रहे, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो सेल के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स है, वो इसकी एंट्री पे रोक लगाएंगे, इसकी एंट्री को रोकेंगे, उससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनकी एंट्री को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंबल है OP, और इसको अब हम मॉडिफाइड टर्म है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। मॉडिफाइड टर्म क्या है उसका? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो बच्चे लोग एक रिलेशन दिया हुआ है बुक में जो कि आपको कंपल्सरी याद रखना है। रिलेशन है dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP। dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस टर्गर प्रेशर। अब ये तो नॉर्मल है, ये तो लर्न ऑलमोस्ट सब बच्चे करते, इसके आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल, अब भी मैंने आपको 1 मिनट पहले कहा था कि जब सेल पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, टर्जिड सेल होता है, तब dPd की वैल्यू कितनी होती है? dPd इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इस केस में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करो। 0 इज इक्वल टू OP माइनस TP, देयरफॉर OP इज इक्वल टू TP। In a fully turgid cell, OP is equal to TP, osmotic potential is equal to turgor pressure। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चे लोग, इन अ फुल्ली फ्लैसिड सेल, इन अ फुल्ली फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड मतलब क्या? सेल के अंदर कुछ है ही नहीं। अब क्लासरूम में बच्चे ही नहीं है तो कोई एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई करेगा क्या? नहीं। इन अ फुल्ली फ्लैसिड सेल TP इज इक्वल टू 0। TP की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। देयरफॉर dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP। तो TP क्या है? 0। तो dPd इज इक्वल टू OP माइनस 0, देयरफॉर dPd इज इक्वल टू OP। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है। इन अ फुल्ली फ्लैसिड सेल dPd इज इक्वल टू OP, इन अ फुल्ली टर्जिड सेल OP इज इक्वल टू TP। आई होप आपको ये सारी वैल्यूज समझी है। आपको याद रखना है, ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको dPd वगैरह की वैल्यू नहीं देंगे। वो आपको बोलेंगे वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर बताओ वाटर कहाँ से काम हुआ, A से B, B से A, ऐसे कुछ भी टर्म्स आपको दिए हुए रहेंगे। तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। चलो बच्चे लोग, यहाँ पे ये dPd वगैरह की झंझट खत्म होती है और हम अगले पाथ पे आते हैं। हमारा अगला रास्ता है पाथवेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द रूट। रूट के थ्रू वाटर कैसे मूव होगा? अब 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बच्चे लोग? 2 रास्ते। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चे लोग, जब ट्रैफिक जाम होता है तब किसका फायदा होता है? 2 व्हीलर वाले का कि 4 व्हीलर वाले का? सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? 2 व्हीलर वाले का। क्यों भाई? क्योंकि वो इधर उधर से किधर से भी गाड़ी निकाल ही लेता है। बेचारा 4 व्हीलर वाला, उसको सीधा सीधा रास्ता फॉलो करना पड़ता है। बट एक बार ट्रैफिक खुल गई, एक बार ट्रैफिक ओपन हो गई, रास्ता प्लेन है, तब किसका फायदा है? 2 व्हीलर वाले का कि 4 व्हीलर वाले का? 4 व्हीलर वाले का, क्योंकि वो फुल स्पीड में उसकी गाड़ी भगा सकता है। 2 व्हीलर वाला बेचारा स्लोली स्लोली जाएगा। आप बोलोगे ये क्या चल लगा के रखा है 2 व्हीलर 4 व्हीलर? उसका ये यहाँ पे रीजन है बच्चों लोग। 2 रास्ते होते हैं रूट में से वाटर जब ट्रांसपोर्ट होता है। आपने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 8 में रूट की लेयर्स सीखी होगी। रूट की लेयर्स होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है रूट की एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर कौन सी बच्चे लोग? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर आता है एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के अंदर कौन है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर है जाइलम एंड फ्लोएम। पेरिसाइकल के अंदर कौन है? जाइलम और फ्लोएम। ये वाटर, जो वाटर आ रहा है, इसको कहाँ जाना है? इसको एपिडर्मिस क्रॉस करना है, इसको कॉर्टेक्स क्रॉस करना है, इसको एंडोडर्मिस पेरिसाइकल से होते हुए इसे पहुंचना है जाइलम तक। इसे कहाँ तक पहुंचना है? जाइलम तक। तो इसके लिए ये 2 रास्ते ले सकता है। ये कौन से 2 रास्ते ले सकता है? एक होता है सिम्प्लास्ट और एक होता है अपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या करता है वो? सिम्प्लास्ट में एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है। जो वाटर मूव होगा
ये एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, उनके साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा। ये 4 व्हीलर वाला है, ये सीधी ही गाड़ी चलाएगा, गाड़ी को ट्विस्ट नहीं लेगा। ये बेसिकली मूव करता है वाया प्लाज्मोडेस्माटा। ये कहाँ से मूव होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब आप बोलोगे ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है भाई? प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इन बिटवीन नेबरिंग सेल। दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म का ब्रिज होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में ये मूव होता है वाया प्लाज्मोडेस्माटा। तो अपोप्लास्ट में क्या होने वाला है? अपोप्लास्ट में होने वाला है कि अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सेल है, तो जो वाटर है ये मूव करेगा ये सेल के अंदर घुसेगा ही नहीं, ये सेल के बाहर से इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से ही पास हो जाएगा। ये कहाँ से मूव होगा? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से। कहाँ से मूव होगा? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से। सिम्प्लास्ट में वाटर कहाँ से मूव होगा? प्लाज्मोडेस्माटा से, सेल के अंदर से। अब बच्चों आपको एक चीज अच्छे से समझ लेनी है, जो अपोप्लास्ट पाथवे है ये शुरुआत एकदम अच्छे से जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एंडोडर्मिस तक। कहाँ तक जाएगा? इस तरीके से एंडोडर्मिस तक। जिससे मैंने आपको बोला 2 व्हीलर वाला जब ट्रैफिक है तब इधर उधर से जाएगा, ट्रैफिक क्लियर हो गई कि उसे भी रास्ते पे आना पड़ेगा, तो एंडोडर्मिस तक वो इस तरीके से घूमते हुए जाएगा। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तक ऐसे घूमेगा। एंडोडर्मिस में उसे एक रास्ते में ब्लॉक मिलेगा। कंसीडर करो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, वहां पे उसे फिर से रास्ते पे आना पड़ेगा। एंडोडर्मिस पे वो ब्लॉक है कास्पेरियन शीट्स का। किसका ब्लॉक है? कास्पेरियन शीट्स। कास्पेरियन शीट्स ये जो वाटर जो मूव कर रहा था इसे फिर से रास्ते पे लेके आ जाएगा, इसे फिर से मेन सेल के रास्ते पे लेके आ जाएगा। एक और जो क्वेश्चन आता है कि ये कास्पेरियन शिप एक प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस में, आपको याद रखना है। और ये किससे बनी है? सुबेरिन करके एक केमिकल होता है, ये उससे बनी है। तो आपको जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, एक कास्पेरियन शिप्स बनी है सुबेरिन से। कौन से लेयर में होती है? एंडोडर्मिस में, 2 पाथवे से। सिम्प्लास्ट ये कहाँ से होता है? वाया प्लाज्मोडेस्माटा, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। अपोप्लास्ट कहाँ से हो रहा है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से। सेल के अंदर पानी नहीं जा रहा है, 2 सेल के बीच वाली जो जगह है वहां से पानी निकल जाता है। तो ये था बच्चे लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं। हमें सीखना है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी एब्जॉर्ब होने के 2 तरीके होते हैं। रूट्स 2 तरीके से पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या है पैसिव और एक्टिव? पैसिव मतलब सिंपल है, पैसिव मतलब बिना एनर्जी खर्चा करे, एक्टिव मतलब एनर्जी खर्चा करके। रफली 98% जो भी रूट पानी एब्जॉर्ब करता है वो होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, और 1 से 2% होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब कैसे? कंसीडर करो पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? 2 सॉल्यूशंस हैं, ए और बी। आप बोलेंगे ये पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, ए बी चल रहा है कब से? वही चैप्टर है, दोनों में इक्वल वाटर है शुरुआत में, दोनों को ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। आपको लगता है पानी मूव होगा? नहीं, पानी मूव नहीं होगा दोनों में अगर इक्वल वाटर। सेकेंड मैंने क्या कर दिया, बी में जरा ज्यादा पानी भर दिया। अब बी में पानी ज्यादा है, ए में पानी कम है, और दोनों को ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। पानी कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है? बी से ए। कहाँ से कहाँ मूव होगा? बी से। इसके लिए आपको एनर्जी लगेगी? नहीं, पानी अपने आप मूव होगा, जो कि हमने सीखा है। वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ पे पानी ज्यादा है? बी में। कहाँ पे कम है? ए में। पानी अपने आप मूव होगा। कुछ एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इसी को हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव क्या है भाई? एक्टिव मतलब अब मैंने कहा कि नहीं मुझे ए से बी में ही पानी चाहिए, मुझे सबका सब पानी बी में ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जब घर की टाकी है 10वें माले पे, 10th फ्लोर पे टाकी है, पानी आ रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, कैसे चढ़ाते हो? मोटर लगाते हो। मोटर लगाते हो मतलब क्या करते हो? एनर्जी देते हो। तो यहाँ पे भी एनर्जी खर्चा करके ये पूरा का पूरा पानी हम बी में डालेंगे विथ यूज ऑफ एटीपी, विथ यूज ऑफ एटीपी। तो आपको जो चीजें याद रखनी है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, पैसिव एब्जॉर्प्शन हमेशा रहेगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, बिना एनर्जी यूज करे, बिना एनर्जी यूज करे, और ये रहेगा 98%।
तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, माने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन विथ यूज ऑफ एटीपी, विथ यूज ऑफ एटीपी। और आपको जो याद रखना है ये काफी कम होगा, 1 से 2% ही एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो बच्चे लोग इस वीडियो में हमने काफी कम कंसेप्ट क्लियर किए हैं, जितने भी है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुरुआत वाला पार्ट था डीपीडी ओपी टीपी ये सारों पे क्वेश्चंस आते हैं और आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकेंगे, फिर से वीडियो के एंड में एक ही कहूँगा, थोड़े ही दिन बाकी एग्जाम्स के लिए प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करते वक्त अगर छोटा सा भी डाउट रहा तो द एंटायर टीम ऑफ लर्निंग मोंक फाउंडेशन इज ऑलवेज देयर विथ यू फॉर यू। आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, बस आपको एक ही चीज़ करनी है, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, लगे रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।